हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ संस्कृत में आप सभी का। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कारक, कारक के भेद, कारक का अर्थ, कारक का परिभाषा और हमने पिछली वीडियो में 3 कारक को भी पढ़ा था। कर्ता, कर्म, करण। कर्ता कारक, कर्म करण और कर्म कारक और करण कारक। तो फ्रेंड्स, हमने वादा किया था आपको कि बाकी के 3 कारक अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने 3 कारक को पढ़ लिया है, कर्ता, कर्म और करण को। तो चलिए चौथे कारक की शुरुआत करते हैं। तो चौथा कारक हमारा है संप्रदान कारक। तो चलिए संप्रदान कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, उस वाक्य में संप्रदान कारक होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो उस वाक्य में संप्रदान कारक होता है। कारक का मतलब ही होता है करने वाला, देना। प्रदान, सम हटा दीजिए, प्रदान, प्रदान करने वाला यानी देने वाला। संप्रदान कारक, इसका सीधा अर्थ समझ लीजिए। संप्रदान कारक का मतलब देने वाला। किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को दान किया जाए, तो उस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह होता है फ्रेंड्स के लिए। तो चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, उदाहरण में देखिए, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। तो माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। देखिए, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। और अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई मतलब बच्चे को दूध दे रही है। दे रही है ना, माँ अपने बच्चे को दूध लाकर दे रही है। तो किसी को देने के अर्थ में, जब किसी को हम कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, तो देने और करने के अर्थ में क्या होता है? कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। विशाल ने तुषार को गाड़ी दी। विशाल ने तुषार को गाड़ी गिफ्ट किया। किसी को देने के अर्थ में ही संप्रदान कारक होता है। तो इसमें विशाल ने तुषार को गाड़ी दी, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है फ्रेंड्स? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। आपादान कारक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा आपादान कारक है, आपादान कारक जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहाँ आपादान कारक होता है। अपदान का मतलब होता है अलगाव, अलग होने के संबंध में। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, वहाँ पर आपादान कारक होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा है कि आपादान कारक और जो करण कारक है, दोनों का विभक्ति चिन्ह सेम होता है, से होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो चलिए समझते हैं कि करण कारक और आपादान कारक को कैसे समझें फ्रेंड्स। तो चलिए नोट्स बनाकर इसको लिख लीजिए कि आपादान कारक और करण कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक के विभक्ति चिन्ह का मतलब साधन होता है तथा आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का मतलब अलगाव होने के संबंध में होता है। जो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अलगाव, किसी के अलग होने के संबंध में से का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो करण कारक है, उसमें से का प्रयोग किसी के संबंध में होता है, किसी के साधन के संबंध में होता है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है करण कारक। आशा करते हैं कि आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए हम आपादान कारक के उदाहरण को समझते हैं फ्रेंड्स। तो आपादान कारक के उदाहरण है, सूर्य छत से गिर गया। तो जैसे ये छत हो गया फ्रेंड्स, ये छत हो गया, छत है ये मान लीजिए, और ये है सुरेश। सुरेश छत पर बैठा था, छत से नीचे गिर गया वो। तो सुरेश का छत से कोई संबंध रहा? सुरेश का छत से संबंध रहा? छत से गिर गया, हड्डी पसली टूट गई, तो छत से कोई संबंध रहा उसका? नहीं रहा। तो छत से अलग हो गया सुरेश,
तो इसमें कौन से कारक हो जाएंगे, बताइए आप लोग। आपादान कारक से बोला, आपादान कारक ही होगा, क्योंकि सुरेश का छत से कोई संबंध नहीं है, वो छत से गिर गया है, नीचे जमीन पे आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, आपादान कारक। अब दूसरा इसका उदाहरण है, सांप बिल से बाहर निकला। अब सांप बिल से बाहर निकल गया तो पता नहीं किधर गया, तो बिल से उसका संबंध रहा, अभी बिल से कोई संबंध नहीं रहा। तो इसमें संबंध टूटने का बोध हो रहा है ना, अलग होने का बोध हो रहा है। तो जिस वाक्य में अलगाव हो, जिस वाक्य में अलग होने का बोध हो, उस वाक्य में कौन सा कारक होगा फ्रेंड्स, आपादान कारक, आपादान कारक होगा। तो चलिए इसमें एक और नोट्स बना लीजिए, जिस वाक्य में डर का प्रयोग हो वहाँ पर भी आपादान कारक ही होता है। जैसे मुझे सांप से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, तो वहाँ पर भी आपका कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक ही होगा। चलिए हमारा लास्ट वाला कारक बचा है, कारक नंबर 6, अधिकरण कारक। चलिए अधिकरण कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो अधिकरण का अर्थ होता है फ्रेंड्स आश्रय। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, सहारा। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है फ्रेंड्स में, पर और अंदर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। वह रोज गंगा किनारे जाता है, वह रोज गंगा किनारे जाता है। तो वह गंगा किनारे आश्रय लेना जाता है, वहाँ पे बैठने जाता है। तो यहाँ पे आश्रय का संबंध है ना, आश्रय का बोध हो रहा है इस वाक्य में। लेकिन आप कहेंगे कि इसका तो विभक्ति चिन्ह में, पर, अंदर है, लेकिन इस वाक्य में तो कहीं में नहीं आया, वह गंगा किनारे जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे में और पर नहीं है, लेकिन इसमें लुप्त हो गया, इस वाक्य में छुप गया है। वह रोज गंगा किनारे जाता है, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। तो यहाँ पे ये वाक्य भी हो सकता था कि वह रोज गंगा के तट पर जाता है, वह रोज सुबह गंगा के तट पर जाता है। जो तट पर है, पर जो है इसका विभक्ति चिन्ह इसमें लुप्त हो गया, छुप गया है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो हमारे दिमाग का परीक्षा लेते हैं कि हमारे सोचने की क्षमता कितना है। तो इसलिए इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप देखें कि आप समझ पा रहे हैं कि कन्फ्यूज या आ जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। पर आपको ध्यान देना है कि कभी कभी सेंटेंस को घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वह रोज़ सुबह गंगा के तट पर जाता है, ये होना चाहिए, तब ना आपको समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे पर है, इसका विभक्ति चिन्ह, तो यह अधिकरण कारक होगा। लेकिन यहाँ पे दे दिया कि वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, तो गंगा किनारे जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना तो इसमें पर है, ना ही में है, ना अंदर है, ना ही ये से है, कौन सा कारक है, इसमें तो कुछ है ये नहीं है। ना ये संप्रदान कारक है, ना अपदान कारक है, ना करण कारक है, ना कर्ता कारक है, तो ये है कौन सा कारक, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सब गलत करके चले आएंगे। तो ऐसा ना करें, आप इसको थोड़ा ऊपर से सोचिए, इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग से सोचिए कि वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, वह रोज़ सुबह गंगा के तट पर जाता है। तो यहाँ पे पर छुपा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें पर है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये अधिकरण कारक होगा, क्योंकि में, पर और अंदर के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है फ्रेंड्स। तो दूसरा उदाहरण हमारा है, वह पहाड़ों के बीच में रहता है। में चूँकि इसका विभक्ति चिन्ह है और वह पहाड़ों के बीच में रहता है, इस वाक्य में है, बीच में रहता है, तो इस वाक्य में भी कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। मनु कमरे के अंदर है, तो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो के है, ना में है, ना पर है, इन कमरे के अंदर है, अंदर है ना, तो अंदर होने की वजह से भी यहाँ पे कौन सा लगेगा कारक, अधिकरण कारक लगेगा। तो फ्रेंड्स जैसे उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया कमरा, यहाँ पे मनु है, ये मनु हो गया, तो मनु कमरे के अंदर है, मनु कमरे के बाहर नहीं है ना, मनु कमरे के बाहर तो है नहीं, मनु तो कमरे के अंदर है, अंदर है ना, तो कमरे के अंदर है या कमरे में है, मनु कमरे में है या कमरे के अंदर है, बात तो एक ही होगा ना, अंदर ही है ना, कमरे में ही है ना। तो अंदर के अर्थ में या कमरे में है या कमरे के अंदर है, बात एक ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक।
इसका विभक्ति चिन्ह में पर और अंदर है, तो मनु कमरे में है या कमरे के अंदर है या जो भी होगा तो अंदर ही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे हम लोग, पुनः मिलामा। तब तक के लिए धन्यवाद।